Good morning, students. I hope you all have gone through the last video of this chapter, that is membership in company. There we have discussed who may be the members of the company. Now the next topic is ways of acquiring the membership, means what are the ways, what are the methods how a person can acquire the membership of a company. So first one is by subscribing to the memorandum. Just like कि कोई भी पर्सन है, अगर उसको किसी ग्रुप की मेंबरशिप लेनी है तो वो क्या करता है, उसको सब्सक्राइब करता है, उसके सब्सक्रिप्शन लेता है। सेम उसी तरह से जब कोई भी पर्सन किसी कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको साइन करना पड़ेगा, मतलब उसका सिग्नेटरी बनना पड़ेगा और साथ में अपनी रिटन कंसेंट भी देनी पड़ेगी। इसके थ्रू वो क्या कर सकता है, कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट है बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन, अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ करना चाहता है तो उसके लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्रपोजल देना पड़ेगा कंपनी को कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करना चाहता है, और फिर कंपनी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी और फिर अलॉट करेगी शेयर्स को। सो इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हम कंपनी की मेंबरशिप को एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय एग्रीइंग टू परचेज द क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स होते हैं मीन्स लाइक अगर कोई भी पर्सन है, सपोज एक पर्सन कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट शेयर्स की परचेज करनी पड़ेगी। सो इसके थ्रू भी जब वो क्वालिफिकेशन शेयर्स को परचेज़ कर लेगा तो इसके थ्रू भी क्या है, वो कंपनी का मेंबर बन सकता है और उसकी मेंबरशिप एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट है बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। वी ऑल नो दैट शेयर्स जो है वो क्या होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है। और एक पर्सन क्या करता है, एक पर्सन अपने शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है इजीली। सो जब एक पर्सन अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करेगा तो जो ट्रांसफ़रर होगा यानी कि ट्रांसफ़र करने वाला जो है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि स्टॉक ऑफ कर दिया जाएगा, और उसके बेस उसकी जगह पे ट्रांसफ़री का नाम उसमें एंटर कर दिया जाएगा। सो ऐसे भी क्या है, एक पर्सन मेंबरशिप एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट है बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और सक्सेशन। देखो एक तो होता है क्या, हमने अभी पढ़ा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होगा जब विलिंगली एक पर्सन अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को दे देगा, ओके। और एक होता है जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस में होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और सक्सेशन। यहाँ पे क्या होगा, सपोज़ कि एक पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, मतलब जिसने कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया हुआ था और उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, और अगर पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में उसका जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा, सो उन दोनों के केस में क्या है, वो नेक्स्ट शेयर होल्डर होंगे कंपनी के, तो वहाँ पर उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर कर दिया जाएगा और वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे और उसके थ्रू उनको कंपनी की मेंबरशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट है बाय होल्डिंग आउट और डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। मीन्स अगर कोई भी पर्सन है अपनी कंसेंट से क्या करता है, कंपनी के रजिस्टर में अपना नाम एंटर करवाता है, और या फिर वो कोई कंपनी की मीटिंग को अटेंड करता है या फिर डिविडेंड में अपना शेयर चाहता है, तो उस केस में भी वो पर्सन क्या है, कंपनी का मेंबर बन सकता है और उसकी मेंबरशिप एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट है बाय सरेंडरिंग शेयर वारंट। मीन्स जब कोई भी कंपनी किसी पर्सन को शेयर वारंट इशू करती है तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी पर्सन्स को शेयर वारंट इशू किया गया होता है उन सब का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाता है। अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से वॉलंटरीली और विलिंगली क्या करता है, उन शेयर वारंट को वापस कंपनी को सरेंडर कर देता है तो उस केस में उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर कर दिया जाएगा और वो कंपनी की मेंबरशिप ले सकता है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ मेंबरशिप बाय लोन। सपोज़ कंपनी को कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में अगर कंपनी किसी पर्सन के पास जाती है और कुछ फंड्स लेने के लिए या लोन लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर कंपनी उस पर्सन का नाम रजिस्टर में एंटर कर देती है
और उसको कंपनी का मेंबर मान लिया जाता है। तो इस तरीके से भी कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ हाउ वी कैन टर्मिनेट द मेंबरशिप ऑफ कंपनी। मीन्स ये हमने अभी अभी जो पढ़ा वो सब तो थे कि हम मेंबरशिप एक्वायर कैसे कर सकते हैं। अब है कि मेंबरशिप को ख़त्म कैसे किया जाता है, टर्मिनेट कैसे किया जाता है। सो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जब एक पर्सन कंपनी के शेयर्स को होल्ड किए हुए है और वो क्या कर देता है, उन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे पर्सन को, तो उस केस में क्या होगा, जो नेक्स्ट जो ट्रांसफ़री होगा उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर कर दिया जाएगा। सो वहाँ पर ट्रांसफ़रर जो होगा, यानी कि जो शेयर ट्रांसफ़र करने वाला है, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा। तो उसकी मेंबरशिप वहाँ से क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इन द सेम वे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जब एक पर्सन शेयर्स की जो एप्लीकेशन मनी है उसकी पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। ओके, और जब कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट करेगी तो उस केस में उसकी मेंबरशिप वहाँ पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर्स। मीन्स जब कोई पर्सन अपनी इच्छा से वॉलंटरीली कंपनी के शेयर्स सरेंडर कर देता है कंपनी को, तो वहाँ पर भी उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ मेंबर। अगर किसी पर्सन ने किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो उसका नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा वो तो मेंबर बन जाएगा, और जो पहले जो शेयर होल्डर था, जो पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, उसकी मेंबरशिप वहाँ से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इन द सेम वे इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर, अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर कर दिया जाएगा, और जो पर्सन इनसॉल्वेंट हुआ है उसकी मेंबरशिप वहाँ से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके, इसके बाद में है एक्सरसाइज ऑफ लियन। सपोज़ इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन ने कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है और उस शेयर्स के रिगार्डिंग उसके पास कुछ राइट्स हैं। ओके, तो उस राइट का यूज़ करके अगर वो कंपनी के शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को सेल कर देता है, तो वहाँ पर अब उसके पास से शेयर होल्डिंग ख़त्म हो गई, तो वहाँ से उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सपोज़ कि एक पर्सन है जिसने प्रेफरेंस शेयर्स को होल्ड कर रखा है, और इन द केस कि अगर कंपनी उसके जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसको रिडीम कर लेती है, तो उस केस में भी उस पर्सन की मेंबरशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ डिक्री ऑफ द कोर्ट। मीन्स अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू भी किसी पर्सन की मेंबरशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जहाँ पर अगर कंपनी वाइंड अप करने जा रही है, तो उस केस में भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। ओके, नाउ हेयर इज़ द रजिस्टर ऑफ मेंबर। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए। तो रजिस्टर होता क्या है, रजिस्टर क्या होता है, एक कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट कह लो, या हर एक कंपनी को ये रजिस्टर मेंटेन करके रखना होता है, वेदर इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट। कोई भी कंपनी है, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसको क्या करना पड़ता है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ओके, जिसके अंदर वो कंपनी के जो भी पर्सन्स है, जो भी मेंबर्स हैं, उनका नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ये सब मेंशन करती है, या फिर उन्होंने कितने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, या फिर कब एक पर्सन ने जो है कंपनी की मेंबरशिप ली थी और कब जो है उस पर्सन ने अपनी मेंबरशिप टर्मिनेट करवा ली, या फिर अगर कोई कंपनी का जॉइंट होल्डर है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है वो कंपनी के रजिस्टर में मेंशन होती है, इसीलिए एक कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है, वेदर इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट। नाउ अभी कहता है कि जो रजिस्टर है कंपनी का, मीन्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसकी क्या ऑब्जेक्ट है, मीन्स उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि हमें क्यों मेंटेन करके रखना चाहिए। तो जब कोई भी कंपनी किसी भी
मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करती है। मीन्स जब बहुत सारे मेंबर्स होंगे कंपनी में और उनका रजिस्टर जब मेंटेन किया जाएगा तो उससे हमें उनकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का पता लगेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन उनके रिगार्डिंग है उन सब का हमें इजीली पता चल जाएगा रजिस्टर से। और इसकी इम्पोर्टेंस हम इससे जज कर सकते हैं कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो सिर्फ कंपनी के रजिस्टर में ही मेंशन होते हैं। इसीलिए कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का पता लगाने के लिए हमें रजिस्टर को देखना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर एक कंपनी को जो उसके मेंबर्स हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करके रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट वन इज़ इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स क्या है? देखो, जैसे कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, सेम उसी तरह से एक इंडेक्स भी मेंटेन करना पड़ता है। किसी भी कंपनी में जहाँ पर 50 या 50 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे वहाँ पर उस कंपनी को एक इंडेक्स मेंटेन करना पड़ता है, इंडेक्स बना के रखना पड़ता है। और वो इंडेक्स जो है वो कार्ड की फॉर्म में भी हो सकता है और या फिर नोटिस बोर्ड टाइप या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इंडेक्स जस्ट लाइक कि आपकी बुक में चैप्टर्स होते हैं तो उसके स्टार्टिंग में क्या होगा, कंटेंट्स का एक इंडेक्स होता है, सेम उसी तरह से इंडेक्स के अंदर क्या लिखा होगा, जो रजिस्टर है मेंबर्स का, मतलब कंपनी में जो भी मेंबर्स हैं उनका जो रजिस्टर बनाया जाता है उसके जो भी डिटेल्स होगी उन सब की ब्रीफ समरी कहाँ पर होती है, इंडेक्स में होती है। और अगर कोई भी रजिस्टर के अंदर किसी भी तरह की कोई ऑल्ट्रेशन की जाती है तो वो ऑल्ट्रेशन आपको कंपनी के इंडेक्स में भी ज़रूर दिखानी होती है विद इन 14 डेज़। और इंडेक्स जो है, इंडेक्स ऑफ मेंबर मस्ट कंटेन अ रेफरेंस टू ईच मेंबर ऑफ द कंपनी। जो हर एक मेंबर है कंपनी का उन सब का कुछ रेफरेंस जो है वो इंडेक्स के अंदर शो किया जाता है। मीन्स कुछ ना कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके अंदर शो की जाती है। ओके, इंडेक्स ऑफ मेंबर जो है वो हमेशा वहाँ पर रखा जाता है जहाँ पर कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनका रजिस्टर रखा जाता है। सो रजिस्टर जो है कंपनी का वो रखा जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो वहीं पर क्या है, उसका इंडेक्स भी रखा जाएगा। और अगर कोई भी ऑफिसर किसी भी तरह की कोई गलती करता है या फिर कोई फ्रॉड करता है इस केस में, तो उसको इस चीज़ के लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। और वो पनिशमेंट कितनी है, 50,000 रुपीज़ से लेकर के 3 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अभी आ गया ना कि कहाँ पर हम इसको रख सकते हैं। सो रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है वो हमेशा कहाँ रखा जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पर कंपनी का रजिस्टर रखा जाता है। इन केस द रजिस्टर ऑफ मेंबर इज़ टू बी केप्ट एज अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो कहीं दूसरी जगह पे रखा गया है, मीन्स रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं है, कहीं और है, तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और उसकी एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। से जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के वो कभी भी किसी भी टाइम विदाउट एनी फ़ी क्या कर सकते हैं, कंपनी के रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी मेंबर या फिर कोई डिबेंचर होल्डर या फिर कोई भी पर्सन अगर उसकी कॉपी चाहता है रजिस्टर की या फिर इंडेक्स की या फिर किसी भी अलग डॉक्यूमेंट की, तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ी पे करनी पड़ेगी। ओके, और अगर कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है, मीन्स अगर कोई पर्सन इंडेक्स की या रजिस्टर की कॉपी चाहता है और कंपनी ऐसा करने से मना कर देती है, तो उस केस में कंपनी को फ़ाइन पे करना पड़ सकता है 1000 रुपीज़ से लेके 1 लाख रुपीज़ तक का। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जैसे रजिस्टर मेंटेन किया है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं, सेम उसी तरह से जो कंपनी का के मेंबर्स का जो रजिस्टर है उसको क्लोज भी किया जाता है। और एक कंपनी
अपने रजिस्टर को, जो कंपनी का रजिस्टर है उसको क्लोज़ कर सकती है फॉर मैक्सिमम 45 डेज़। 45 डेज़ तक, मतलब पूरे साल में 45 डेज़ तक वो रजिस्टर को क्लोज़ करके रख सकती है, बट एक टाइम पर 30 डेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स पूरे साल में 45 डेज़ तक वो रजिस्टर को क्लोज़ कर सकती है, लेकिन एक टाइम में 30 डेज़ से ज़्यादा क्लोज़ नहीं करेगी। और जब भी कंपनी रजिस्टर को क्लोज़ करने जा रही है तो उसके लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस भी स्टेट में कंपनी का ऑफिस है, मीन्स जहाँ पर भी वो कंपनी लोकेट कर रही है, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में उसके लिए एक एडवर्टीज़मेंट उसको ज़रूर देनी पड़ेगी एटलीस्ट 7 डेज़ बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर। सो जब वो रजिस्टर क्लोज़ करने जा रही है उसके 7 दिन पहले, एटलीस्ट 7 डेज़ बिफोर, उसको एडवर्टीज़मेंट देनी पड़ेगी कि कंपनी इज़ गोइंग टू क्लोज इट्स रजिस्टर। ओके, एंड द कंपनी एंड ईच डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी, अगर कोई भी जो पर्सन है वो किसी भी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट करता है या फिर कोई ऑफिसर है वो किसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो उस केस में उसको 5000 रुपीज़ से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। और ये जो रजिस्टर क्लोज़ किया जाता है उसके लिए ये मीन्स व्हेन अ कंपनी गोइंग टू क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि अगर कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में किसी तरह का कोई इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही है या फिर शेयर्स पर कॉल मनी मंगवा रही है, तो उस केस में रजिस्टर को क्लोज करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। एंड हेयर द फर्स्ट पॉइंट इज़ एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। जब कोई भी पर्सन, अगर उसका नाम कंपनी रजिस्टर में विदाउट एनी रीज़न मेंशन कर दिया जाता है और या फिर विदाउट एनी रीज़न कंपनी के रजिस्टर से डिलीट कर दिया जाता है, और या फिर नेम एंटर करने में किसी तरह की कोई फ्रॉड किया जाता है या मिस्टेक की जाती है, और या फिर रिमूव करने में कोई फ्रॉड किया जाता है, तो उस केस में भी एक पर्सन ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है। ओके, और रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल ऑर्डर। मीन्स अब जो एप्लीकेशन उस एग्रीड पार्टी ने लगाई थी, अब वो या तो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, और या फिर रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर ट्रिब्यूनल उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर द रेक्टिफिकेशन टू बी मेड इन द रजिस्टर। और ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन की जाए, और ये भी ऑर्डर दे सकता है कि जो एग्रीड पार्टी है उसको जो भी डैमेजेस हुए हैं उसका भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अपील अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल ऑर्डर। अगर जो अग्रीड पार्टी है वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकती है, नेक्स्ट जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहाँ पर उसके लिए अपील कर सकती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। और ये भी हो सकता है कि ट्रिब्यूनल डायरेक्ट रजिस्ट्रार को नोटिस दे दे कि रजिस्टर के अंदर रेक्टिफिकेशन करनी है, एंड विद इन द 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द ऑर्डर। और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को वो रेक्टिफिकेशन फाइल करके देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर। फॉरेन रजिस्टर क्या होता है, एक ऐसा रजिस्टर जो कोई भी कंपनी है अगर अपने मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन कर रही है तो वो कहाँ कर रही है, वो आउटसाइड इंडिया कर रही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेन रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। फॉरेन रजिस्टर क्या होता है, मीन्स कोई भी कंपनी है अगर उसका रजिस्टर ऑफ मेंबर आउटसाइड इंडिया, और या फिर जिस कंट्री में ऑफिस लोकेट है उसके दूसरी कंट्री में अगर रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन रजिस्टर, और या फिर जिसको हम ब्रांच रजिस्टर भी बोल सकते हैं।
और यहाँ पर भी वही सारे रूल्स अप्लाई होते हैं जो कंपनी का मेन रजिस्टर है, कंपनी का जो मेन रजिस्टर है मेंबर्स का, उसको मेंटेन करने के लिए जो जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, सेम वही रूल्स फॉरेन रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए भी फॉलो किए जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ द मेंबर्स। राइट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट्स कौन से राइट्स होंगे? मीन्स वो राइट्स जो एक्सपेक्टेड हैं कि ये राइट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे ही कोई पर्सन किसी कंपनी की मेंबरशिप ले लेता है तो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये जो राइट्स हैं वो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो कौन से राइट्स हैं? कुछ ऐसे राइट्स हैं जो इंडिविजुअली एक्सरसाइज किए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कलेक्टिवली। सो इंडिविजुअल राइट्स कौन से होंगे? इंडिविजुअल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो एक पर्सन इंडिविजुअली जिनका बेनिफिट ले सकता है जब वो कंपनी की मेंबरशिप लेता है। ओके, और कलेक्टिवली कौन से होते हैं? जो एक ग्रुप में और या फिर मतलब जो सभी पर्सन्स मिलके जिसका बेनिफिट लेते हैं वो होंगे कलेक्टिव राइट्स। ओके, there are different kinds of individual rights. So first one is right to transfer the shares. कोई भी कंपनी का मेंबर है उसको ये पूरा राइट होता है कि वो कंपनी के शेयर्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट इज़ राइट टू इंस्पेक्ट सर्टन बुक्स। कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका पूरा राइट होता है कि वो कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या फिर जो MOA है, AOA है या रजिस्टर है, उन सब की इंस्पेक्शन कर सकता है या फिर करवा सकता है। राइट टू ऑब्टेन कॉपीज़। जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रजिस्टर है, इंडेक्स है, उन सब की कॉपी लेने का राइट भी उसको होता है। राइट ऑफ प्री एम्प्शन। प्री एम्प्शन का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अगर फर्दर अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाह रही है या फर्दर शेयर इशू करना चाह रही है तो वो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफ़र करेगी। ठीक है, तो वो होता है उनका राइट ऑफ प्री एम्प्शन। राइट रिगार्डिंग मीटिंग्स। कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको ये पूरा राइट होता है कि वो मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग के नोटिसेस रिसीव कर सकते हैं, उसमें वोटिंग कर सकते हैं। ओके, एंड राइट टू नॉमिनेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और मेंबर्स को ये भी राइट होता है कि वो अपने ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए नॉमिनेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ राइट टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। और उनको लिक्विडेटर अपॉइंट करने का भी राइट होता है। एंड राइट ऑफ एप्लीकेशन टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं अगर उन्हें लगता है कि कंपनी में किसी तरह की कोई मिसमैनेजमेंट है या फिर कोई फ्रॉड चल रहा है तो उस केस में वो NCLT को भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव राइट्स ऑफ मेंबर्स। कलेक्टिव राइट्स मीन्स वो राइट्स जो मेंबर्स कलेक्टिवली जिनको यूज़ करते हैं और कलेक्टिवली उनका बेनिफिट लेते हैं। सो कलेक्टिव राइट्स कौन से होंगे? राइट्स एनफोर्सेबल बाय सिंपल मेजोरिटी एंड राइट्स एनफोर्सेबल बाय डेफिनेट मेजोरिटी। एक वो होता है सपोज़ कि 10 मेंबर्स हैं, 10 में से अगर 5 अग्री करते हैं, 6 अग्री करते हैं और 4 जो है डिसएग्री करते हैं तो वो क्या हो गई? सिंपल मेजोरिटी होगी। ठीक है, डेफिनेट मेजोरिटी जिसमें ऑलमोस्ट ऑल द पीपल्स अग्री और इन फेवर्स। ओके, सो सिंपल मेजोरिटी में क्या है, लाइक अगर कोई भी पर्सन जो है ये चाहता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाए या फिर मतलब ये चाहते हैं कि ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, तो उस केस में क्या है, सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। ओके, मीन्स सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि जिसके लिए हमें ज़्यादा मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर 51% फेवर में है और 49% जो है अगेंस्ट में है, सो वी कैन एक्सरसाइज दैट राइट। ओके, और राइट्स एनफोर्सेबल बाय डेफिनेट मेजोरिटी मीन्स कि जहाँ पर लाइक अगर कंपनी के मेमोरेंडम में कोई चेंज करना है या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है
राइट्स ऑफ माइनॉरिटी मेंबर्स। अब कुछ जो माइनॉरिटी मेंबर्स होते हैं, लाइक अगर जो माइनॉरिटी मेंबर्स हैं वो ये फील करते हैं कि कंपनी में हमेशा जो है मेजॉरिटी की ही चलती है, उनके मीन्स और उनको लगता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर हमारे जो राइट्स है उनको दबाया जा रहा है, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, एनसीएलटी को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये राइट होता है किनका, माइनॉरिटी मेंबर्स का। ओके, फिर एक होते हैं डॉक्यूमेंट्री राइट्स। डॉक्यूमेंट्री राइट्स वो होते हैं जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में लिखे होते हैं और जो मेंबर्स को मिलते हैं। ओके, मीन्स अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स जो मेंबर्स को राइट्स दिए जाते हैं वो होंगे डॉक्यूमेंट्री राइट्स। लाइक जो कंपनी के एमओए में लिखे होंगे या एओए में लिखे होंगे, लाइक राइट टू रिसीव द डिविडेंड, द राइट टू द कंपनीज प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये सारे जो राइट्स होंगे वो कौन से होंगे, डॉक्यूमेंट्री राइट्स होते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज लीगल राइट्स। लीगल राइट्स वो होते हैं जो लॉ उन्हें प्रोवाइड करता है, लाइक राइट टू अपील टू द कोर्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर किसी मेंबर के साथ में कोई फ्रॉड हो जाता है तो उस केस में वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट्स। ये कहता है कि देखो जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके जो भी राइट्स हैं वो हमें कहाँ से पता चलते हैं, जो कंपनी एक्ट में लिखे हैं या फिर मेमोरेंडम में लिखे हैं या फिर जो इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की गई थी तो वहाँ पर जो भी राइट्स हैं। तो ये जो राइट्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग क्लास के शेयर्स जो भी होते हैं, लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके कुछ और राइट्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं उनके कुछ और राइट्स हैं। सो ये जो क्लास राइट्स हैं ये क्या है, वेरी कर सकते हैं, मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इक्विटी से डिफ़र करेंगे। सो इस तरह से ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो इनके अंदर वेरिएशंस हमेशा मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज liabilities of the members. First liability is liability to pay the price of the shares. मीन्स अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी का मेंबर बनने के लिए अग्री करता है तो वो कंपनी में जो कंपनी की जो प्रॉस्पेक्टस है उसके अंदर शेयर्स का जो भी प्राइस लिखा गया है उस प्राइस को पे करने के लिए लायबल है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ लाइबिलिटी इन अनलिमिटेड कंपनी। अगर कोई भी अनलिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पर जो कंपनी का मेंबर है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाती है, तो उसके लिए भी वो क्या है, लायबल है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ लाइबिलिटी इन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनीज जो भी हैं वहाँ पर वो मेंबर उस अमाउंट तक, मीन्स जिस अमाउंट की उसने गारंटी दी है कि इतनी अमाउंट वो पे कर देगा क्रेडिटर्स को एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो उसके लिए भी वो मेंबर क्या है, लायबल है। ओके, एंड लाइबिलिटी इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेंबर्स बिलो मिनिमम। मीन्स अगर कोई भी कंपनी है जिसके अंदर मिनिमम नंबर्स के जो मेंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं, मीन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी है सपोज़ कि 7 है इन केस ऑफ पब्लिक, तो अगर उससे कम हो जाते हैं और उसके बाद भी वो कंपनी कंटिन्यू कर रही है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड बन जाती है, तो उसके लिए भी वो पर्सन क्या है, लायबल है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ लाइबिलिटी ऑन ट्रांसफ़र। मीन्स ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जब एक पर्सन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देता है तो जब तक ट्रांसफरी का नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन नहीं हो जाता तब तक ट्रांसफरर ही एज अ मेंबर कंटिन्यू करेगा और उसकी सारी लाइबिलिटीज़ को पूरा करेगा। ओके, एंड लाइबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और जब कंपनी वाउंड अप होती है तो उस केस में भी उसके जो भी राइट्स जो भी लाइबिलिटी बनती है वो उनके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ओके, लाइबिलिटी एज अ मेंबर। जब एक पर्सन किसी कंपनी का मेंबर नहीं होता है, मीन्स उसने अपनी कोई कंसेंट नहीं दी कंपनी का मेंबर बनने के लिए, बट फिर भी उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन कर दिया गया है और उसने फिर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो उस केस में वो पर्सन क्या होगा, एज अ मेंबर लायबल होगा। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर। मीन्स अगर कोई भी पर्सन है
अगर वो कंपनी का मेंबर है और उसकी कंसेंट से किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ है तो ही वो उसके लिए लायबल होगा, अदरवाइज लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज टेकिंग शेयर्स इन फिक्टिशियस नेम। अगर कोई भी पर्सन फेक नेम से किसी भी तरह के शेयर्स लेता है तो वो हर एक एस्पेक्ट में वो लायबल होगा एज अ मेंबर। ओके, एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एनुअल रिटर्न। देखो, कोई भी जो कंपनी होती है, वेदर इट इज़ अ कंपनी विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल, दोनों को ही क्या करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट्स जो है वो फाइल करनी होती है। ठीक है, जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो उसके अंदर कंपनी को विद इन 60 डेज़ के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है, अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करके रजिस्ट्रार को देनी होती है, जिसके अंदर लाइक प्लेस एंड एड्रेस ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, तो ये कुछ डिटेल्स उसके अंदर मेंशन करनी होती है। सेम उसी तरह से जो विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी है उसको भी क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार को 60 डेज़ के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करके देना होता है। ओके, अगर कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसको फ़ाइन पे करना पड़ सकता है 50,000 रुपीज़ से लेके 5 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन। और अगर जो भी डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर है उसको, अगर वो भी ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में उसको भी सज़ा हो सकती है, 6 महीने तक की जेल हो सकती है और साथ में फ़ाइन या फिर दोनों ही चीज़ें। ओके, so this was your first topic, that is membership in companies. Now in next video we will come with the next chapter. Till then, enjoy and keep watching. Thank you.